अच्छा, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे कंडाइल की मोस्ट स्टेबल पोजीशन क्या है। जब हमें ये पता चलेगा तो हमें पता चलेगा कि सेंट्रिक रिलेशन क्या होता है। अब आप ये समझें कि जो कंडाइल है आपका या मैंडिबल एज अ होल जो है, ये किसी बोनी अटैचमेंट के साथ ऊपर नहीं अटैच हुआ हुआ। ठीक है, इसकी कोई बोनी अटैचमेंट नहीं है स्कल के साथ। ठीक है, ये आपका कंडाइल है, इसके ऊपर एक डिस्क है और उसके ऊपर आपका फोसा है। ठीक है, ऊपर आपका फिर टेम्पोरल रीजन शुरू हो जाएगा और वो सारा। यहाँ पे आपका कॉर्नोइड आ गया। एक मसल यहाँ से अटैच्ड है जो ऊपर इसको पकड़ के रख रहा है, एक मसल यहाँ से अटैच्ड है मैसेटर, अंदर वाली साइड से आपका मीडियल टेरिगॉइड होगा और यहाँ से आपका इंफीरियर लैटरल टेरिगॉइड है जो हमने पिछली वीडियो में देखा है। अब इससे आप क्या समझे, ये सारा जो आपका अपरेटस है मैंडिबल का, ये मसल्स के थ्रू अटैच्ड है आपका ऊपर स्कल के साथ, इसकी कोई बोनी अटैचमेंट नहीं है। ठीक है, यानी ये लटक रहा है और मसल्स ने इसको पकड़ा हुआ है और मसल्स की नेचुरल जो फोर्स ऑफ डायरेक्शन है उसके अलॉन्ग ये पकड़ा गया और उनकी टोनिसिटी की वजह से ये नेचुरली पड़ा हुआ। अब नेचुरल सी बात है कि जिन मसल्स ने इसको पकड़ा हुआ है उनकी जो नॉर्मल फोर्स ऑफ डायरेक्शन है, अगर ये उस पोजीशन में पड़ा रहेगा तो इसकी पोजीशन स्टेबल होगी। ठीक है, और उसी को हम सेंट्रिक रिलेशन कहते हैं। अगर ये मसल्स की नॉर्मल फोर्स के अलावा कहीं पड़ा होगा तो फिर ये अनस्टेबल पोजीशन के अंदर होगा और आपके TMJ के जो सारे प्रॉब्लम्स हैं वो स्टार्ट हो जाए। अब हमारे मसल्स की नेचुरल टोनिसिटी या फोर्स क्या है, ये हमारा मैसेटर है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसकी फोर्स है एंटीरियर एंड सुपीरियर, एंटीरियर एंड सुपीरियर। ठीक है, सेम डायरेक्शन हमारे मीडियल टेरिगॉइड की है, वो इस तरफ होगा और उसको भी आप इसी तरीके से शो कर लें। हम इस वक्त एलिवेटर मसल्स की मेनली बात कर लेते हैं। तीसरा आपका है टेम्पोरालिस, वो क्या है, अपवर्ड एंड पोस्टीरियर। ठीक है, सुपीरियर एंड पोस्टीरियर मूवमेंट है उसकी जब वो नेचुरली कॉन्ट्रैक्ट करता है। चौथा मसल आपका रह गया इंफीरियर लैटरल टेरिगॉइड, तो इसकी इन इट सेल्फ क्लोजिंग के ऊपर एक्टिव कंट्रीब्यूशन तो नहीं है, लेकिन एक जो नॉर्मल टोनस रहता है उसका, इवन रेस्टिंग पोजीशन में भी मसल का एक टोनस होता है जो स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन के अंदर रहता है, तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन की मूवमेंट से कंडाइल आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। अब अगर आप इन चार मसल्स के जो फोर्स के वेक्टर्स बन रहे हैं उनको इकट्ठा करके एक वेक्टर बनाएं तो आपका वेक्टर बनता है अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, अपवर्ड एंड एंटीरियर कह लें आप, एंटीरियर एंड सुपीरियर कह लें, सबसे अच्छा लफ्ज़ ये होगा। ठीक है, यानी कि जब आपके ये चार मसल्स नेचुरली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके कंडाइल के ऊपर एक ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स एंट्रो सुपीरियर डायरेक्शन की लगती है। ठीक है, अब समझें ये आपका ग्लिनॉइड फोसा है, आगे आर्टिकुलर एमिनेंस। अब ये डायग्राम हम थोड़ी सी मिटा देते हैं और ये आपका कंडाइल पड़ा हुआ है। ठीक हो गया, जब आपका ओवरऑल मस्कुलेचर आपके मुंह को बंद करता है तो इस कंडाइल के ऊपर इस डायरेक्शन की फोर्स लग रही है और ये यहाँ पे जाके इस पार्ट ऑफ द ग्लिनॉइड फोसा के ऊपर अक्लूड करेगा। कह लें अक्लूड तो खैर एक अच्छा लफ्ज़ नहीं है, रेस्ट करेगा ये कह रहे। यानी कि अब आपको पता चला कि आपके कंडाइल की मोस्ट स्टेबल पोजीशन जो कि मसल्स डिफाइन कर रहे हैं वो एंट्रोस्पीरियर इन द ग्लिनॉइड फोसा। ठीक हो गया, इसको कहते हैं मस्कुलोस्केलेटली स्टेबल पोजीशन, मस्कुलोस्केलेटली स्टेबल पोजीशन, यानी वो पोजीशन है कंडाइल की जो मसल्स के थ्रू डिफाइंड है और सबसे स्टेबल। ठीक है, और इसी पोजीशन को आप सेंट्रिक रिलेशन कहते हैं। अब मेरा ख्याल है सेंट्रिक रिलेशन आपको समझ आ गया हो। तो जब हमने सेंट्रिक रिलेशन समझ लिया है, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेंगे सेंट्रिक एक्लूजन का। सेंट्रिक एक्लूजन जो है वो यूजुअली मैक्सिमम इंटरकस्पेशन के साथ जो है ना सिनोनिमस कंसिडर की जाती है, लेकिन जनरली ऐसा है नहीं। होता क्या है कि जब आपका मैंडिबल क्लोज हो रहा है
तो हमें पता है कि मसल की जो सारे मसल्स एलिवेटर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो कंडाइल हमारा एक एंट्रोस्पीरियर पोजीशन के अंदर बंद हो रहा है, ठीक है, फोसा के अंदर। अब हम इसको फ्रंट से बना लेते हैं। फ़र्ज़ कर लेंगे ये हमारा कंडाइल है एक साइड का। अब ये वाली ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं होगी तो उसको हम इग्नोर कर लें कि ड्राइंग कैसी है। हम ज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे इंसाइजर्स हैं और ये हमारा इधर का मोलर है और ये हमारा कंडाइल है जो एंट्रोस्पीरियर पोजीशन के अंदर क्लोज हो रहा था, ऊपर उसके डिस्क है। अज्यूम करें कि जब तक वो बंद हो रहा था और फर्स्ट कांटेक्ट में आया तो फर्स्ट कांटेक्ट यहाँ पे इंसाइजर्स का, लैटरल इंसाइजर का हुआ, और इस तरह से हुआ कि आपके पीछे वाले दांत अभी डिसक्लूडेड थे, अभी वो मैक्सिमम इंटरकस्पेशन में नहीं आए थे, और इस दांत ने प्री मेच्योर कॉन्टैक्ट ने आपको, आपके मैंडिबल को, आपके कंडाइल को, आपके सीएनएस को फोर्स किया कि अब वो अपने बंद करने की पोजीशन चेंज करे ताकि बाकी दांत भी मिल सकें, ताकि आप मैक्सिमम इंटरकस्पेशन में जा सकें। एक प्री मेच्योर कॉन्टैक्ट की वजह से आपको अब मैंडिबल शिफ्ट करके बंद करना पड़ रहा है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अब आपका मैंडिबल आपको फोर्सफुली इस तरफ मूव करके बंद करना पड़ रहा है ताकि आपके सारे दांत आपस में मिल सकें। अब जब आपने इसको लेफ़्ट साइड पे मूव कर लिया तो अब आपके कंडाइल्स के ऊपर वो जो एक नेचुरल मसल की फोर्सेस लग रही थी वो नहीं लग रही, ठीक है। आप ये समझें कि जब आपने इसको, हम डिटेल में देखेंगे कि क्या मूवमेंट पे क्या यानी किस मूवमेंट के लिए कंडाइल की क्या मूवमेंट होती है, लेकिन ये ध्यान में रखें कि जब आप एक साइड पे लैटरल एक्सकर्जन कर रहे हैं तो सेम साइड पे आपकी रोटेशन होती है, ऑपोजिट साइड पे आपकी ट्रांसलेशन होती है कंडाइल की, ठीक है। समझे कि ये राइट साइड पे मूव कर रहा है आपका मैंडिबल और ये राइट साइड है आपकी, तो यहाँ पे कंडाइल रोटेट कर जाएगा, लेफ़्ट साइड पे आपका कंडाइल ट्रांसलेट कर जाएगा ये मूवमेंट करवाने के लिए। अब जब लेफ़्ट साइड का कंडाइल ट्रांसलेट कर गया तो वो उस एंट्रोसुपीरियर पोजीशन में नहीं रहा, ठीक है। नीचे आपकी जो पोजीशन थी वो मैक्सिमम इंटरकस्पेशन अचीव हो गई, लेकिन ऊपर जो आपकी कंडाइल्स की स्टेबल पोजीशन होनी चाहिए थी एंट्रोसुपीरियर, वो अचीव नहीं हो सकी, ठीक हो गया। अब ये जो इनिशियल आपकी थी ना, जहाँ पे प्रीमेच्योर कॉन्टैक्ट आया, ये टेक्निकली इसको कंसिडर किया जाता है सेंट्रिक एक्लूजन, ठीक है। यानी वो पोजीशन जब आपके कंडाइल सेंट्रिक रिलेशन में थे तो नीचे क्या बाइट बैठी होगी, वो सेंट्रिक एक्लूजन होगी, और फिर जब आप शिफ्ट करके सारे दांतों को इंटरकस्पेट कर बैठे तो वो बाइट आपकी मैक्सिमम इंटरकस्पेशन होगी। लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम सेंट्रिक एक्लूजन को मैक्सिमम इंटरकस्पेशन कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों कंसेप्ट चलते हैं, इसमें कोई वो इंटरचेंजेबल सी चीज़ है, कुछ बुक्स में एक चीज़ लिखी होती है, कुछ में दूसरी। पॉइंट ये है कि जब आपने सेंट्रिक एक्लूजन या मैक्सिमम इंटरकस्पेशन अचीव कर ली और अब आपके कंडाइल्स उस एंट्रोस्पीरियर पोजीशन में नहीं रहे, तो इसको आप कहेंगे कि ये COCR शिफ्ट है। ये पॉइंट समझें। जब आपका मुंह बंद हो रहा था और कोई कांटेक्ट नहीं आया था, तब आपकी सेंट्रिक रिलेशन की तरफ आपके कंडाइल्स मूव कर रहे थे। फिर एक पॉइंट आया जहाँ पे आपका एक प्रीमेच्योर कांटेक्ट आया, उस प्रीमेच्योर कांटेक्ट ने आपके मैंडिबल को फोर्स किया कि वो एक साइड पे मूव हो, शिफ्ट हो, और वो शिफ्ट हो के फिर CO में गया, यानी सेंट्रिक एक्लूजन में गया। लेकिन जब ये शिफ्टिंग हुई तो फिर आपके कंडाइल CR में नहीं रहे, वो CR की पोजीशन से हट गए। तो इस फिनोमेना को आप कहेंगे कि ये COCR शिफ्ट है, ठीक हो गया। तो आइडियली हमारा जो गोल है या जो एक नॉर्मल बंदा होता है उसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि जब आपके कंडाइल्स CR पोजीशन में बैठे हों, यानी एंट्रोसुपीरियर पोजीशन इन द ग्लिनोइड फोसा हों, तो आपकी जो एक्लूजन है वो नीचे CO या MR होनी चाहिए, मैक्सिमम MI सॉरी इंटरकस्पेशन या सेंट्रिक एक्लूजन होनी चाहिए। या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि जब आपके दांत मैक्सिमम इंटरकस्पेशन में पड़े हुए हैं तो आपके कंडाइल्स CR पोजीशन में होने चाहिए, यानी एंट्रोसुपीरियर पोजीशन इन द ग्लिनोइड फोसा पड़े होने चाहिए। जब आपकी COCR शिफ्ट आ जाएगी तो फिर आपके TMJ के प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम समझ गए हैं कि हमारे कंडाइल की जो स्टेबल पोजीशन है वो क्या होगी और वो डिफाइंड किन चीज़ों से होगी।
और उसके साथ हमारे दांतों का क्या रिलेशन होना चाहिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट चीज़ कि हमारा कंडाइल और डिस्क का रिलेशन आपस में क्या होता है। ये हमारा कंडाइल है, तो यहाँ पे हमारी आर्टिकुलर डिस्क पड़ी होगी और इसके ऊपर हमारा ग्लिनोइड फोसा होगा, आगे उसकी आर्टिकुलर एमिनेंस होगी। अब ये कंडाइल और ये डिस्क, इनका आपस में क्या रिलेशन है ये समझना ज़रूरी है। जब ये समझेंगे, और दूसरी चीज़ ये समझना ज़रूरी है कि इस नॉर्मल रिलेशन को क्या क्या चीज़ें मेंटेन करती हैं। जब ये चीज़ समझ लेंगे हम, तो उसके बाद हमें इसकी जो इटियोलॉजी ऑफ डिजीज़ होगी वो समझना आसान हो जाएगी। सबसे पहले तो इस कंडाइल आर्टिकुलर डिस्क के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझें कि ये बाइकनकेव होती है, और जिस तरह एक रेड ब्लड सेल होता है ये उस तरह से होती है। आप ये समझें कि ये साइड से थिक होती है और सेंटर से ये थिन होती है, इस तरह से। ठीक हो गया। लेकिन ये होगी 3 डायमेंशनल। आप इसको गोल बनाएं और जब साइड से देख रहे हैं तो ये ऐसे होगी, यानी सेंटर से ये थिन होगी और साइड्स इसकी थिक होंगी। ठीक है। अब आप साइड से देखेंगे, ये एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये इंटरमीडिएट पार्ट है। यानी कि जो एंटीरियर पार्ट है और पोस्टीरियर पार्ट है वो थिकर पार्ट्स ऑफ द डिस्क हैं, और जो इंटरमीडिएट पार्ट है, सेंटर वाला पार्ट है, वो थिन पार्ट ऑफ द डिस्क है। अब अगर मैं कंडाइल और डिस्क को थोड़ा सा बड़ा करके बनाऊं, ये आपकी फ़र्ज़ कर लें पोस्टीरियर पार्ट है, फिर यहाँ से थिन होगा और एंटीरियर पार्ट फिर थिक होगा। ठीक है। एंटीरियर, इंटरमीडिएट, पोस्टीरियर। तो कंडाइल जो होगा वो इस इंटरमीडिएट पार्ट ऑफ द आर्टिकुलर डिस्क के ऊपर रेस्ट करता होगा, या उसके साथ इन मूवमेंट्स के दौरान यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है। अब इसकी ये नॉर्मल पोजीशन है, इसको क्या चीज़ मेंटेन करती है, यानी कि कंडाइल यहीं पे रहे, आगे यहाँ पे ना चला जाए और यहाँ पे ना चला जाए। इस चीज़ को क्या चीज़ मेंटेन करती है? 2 चीज़ें मेंटेन करती हैं। एक तो आपकी डिस्क की नॉर्मल मॉर्फोलॉजी इसको डिटरमिन करती है। आप देखें कि आपकी डिस्क, ये मैं मिटा देता हूँ, आपकी डिस्क की शेप ही ऐसी है कि सेंटर से वो थिन है। मैं ज़रा एग्जैजरेटेड बना देता हूँ ताकि समझना आसान हो जाए। यहाँ पे अगर आपका कंडाइल पड़ा हुआ है तो अब डिस्क की शेप ही ऐसी है कि आगे जाने के लिए उसको रेजिस्टेंस है, वहाँ से पार्ट ही थिक है, और पीछे जाने पे भी उसको रेजिस्टेंस है, पीछे थिकर पार्ट। तो नेचुरली जब आपका कंडाइल पड़ा होगा तो वो उस इंटरमीडिएट जोन के ऊपर ही पड़ा होगा। जो डिस्क की नेचुरल मॉर्फोलॉजी है वो इस बात को इंश्योर कर रही है कि आपका कंडाइल इंटरमीडिएट जोन के ऊपर ही रहे, एंटीरियर या पोस्टीरियरली ट्रांसलेट या शिफ्ट ना हो। ठीक है। अब अगर पहली चीज़ ये आएगी आपकी इटियोलॉजी ऑफ डिजीज़ में कि आपकी कंडाइल आर्टिकुलर डिस्क की नॉर्मल मॉर्फोलॉजी चेंज हो गई, तो आपकी ये डिस्क की जो नॉर्मल कंडाइल डिस्क रिलेशन है ये डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, अब ये पॉइंट जहन में रखें अपना, कि डिस्क की जो शेप है वो इस चीज़ को इंश्योर कर रही है कि आपका कंडाइल और डिस्क रिलेशन नॉर्मल रहे, कि कंडाइल आपके डिस्क के इंटरमीडिएट जोन के ऊपर अक्लूड करे या रेस्ट करे। अब हम दोबारा कंडाइल ड्रॉ कर लेते हैं। हमें पता है कि हमारे कंडाइल के ऊपर एक एंट्रोस्पीरियर फोर्स लग रही है सारे मसल्स की वजह से जब वो क्लोज हो रहा है, और यहाँ पे हमारी डिस्क है। फ़िलहाल हम सिंपल बना लेते हैं। अब इस डिस्क के ऊपर कंडाइल जब सारे मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो ये कंडाइल इस डिस्क के साथ पुश हो रहा है, ऊपर की तरफ पुश हो रहा है। जितना ये कंडाइल ऊपर पुश हो रहा है इसको आप कहते हैं कि ये इंटर आर्टिकुलर प्रेशर है। ठीक हो गया। ये इंटर आर्टिकुलर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, यानी आप फर्ज करें आप दांत बंद करके क्लेंच करते हैं तो आपके कंडाइल के ऊपर एक अपवर्ड फॉरवर्ड फोर्स लग रही है जो उसको डिस्क के साथ फोर्सफुली पुश कर रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि इंटर आर्टिकुलर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो जब आप रेस्टिंग फेज़ में पड़े होते हैं, यानी माउथ क्लोज्ड है, कंडाइल रेस्टिंग पोजीशन पे है, तो आपका इंटर आर्टिकुलर प्रेशर कम होता है। जब आप माउथ क्लोज कर रहे हैं या फोर्सफुली कंट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई चीज़ चबा रहे हैं या क्लेंच कर रहे हैं, तो आपका इंटर आर्टिकुलर प्रेशर बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो जितना आपका इंटर आर्टिकुलर प्रेशर इंक्रीज़ होता है उतना आपका ये जो रिलेशन है ये सॉलिडिफाई होता है, कह रहे हैं, यानी वो इंटरमीडिएट जोन के साथ फर्दर प्रेस होता है आपका जो कंडाइल।
अब आ जाए कि इंट्राआर्टिकुलर प्रेशर जब कम होता है तो फिर इन दोनों का रिलेशन कैसे मेंटेन रहता है। हम एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा कंडाइल है, हम फिर फ्रंटल व्यू बना लेते हैं कि अगर ये ऐसे आए और ये दूसरा कंडाइल आ जाए और ये हमारे दांत हैं। अब एग्जांपल हम लेंगे यूनिलैटरल च्यूइंग। यहाँ पे आप कोई हार्ड चीज़ च्यू कर रहे हैं, ठीक हो गया, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, यूनिलैटरली आप च्यू कर रहे हैं। अब क्या होगा, आप माउथ क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं इसको च्यू करने के लिए, लेकिन ये हार्ड चीज़ है, ये च्यू नहीं हो पा रही। तो यहाँ से तो आपके एलिवेटर ऊपर की तरफ जोर लगा रहे हैं, यहाँ से आपका मैंडिबल ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ से ऊपर जाने लग गया। ऐसा ही है, जब यहाँ से मैंडिबल ऊपर जाएगा तो इस कंडाइल का तो इंटर आर्टिकुलर प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा, यानी यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे कंडाइल ऊपर मूव नहीं कर पा रहा क्योंकि यहाँ पे एक रिजिड चीज़ है जिसको आप च्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंटर आर्टिकुलर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि आपका इस साइड पे क्योंकि इंटर आर्टिकुलर प्रेशर कम हो गया है, तो यहाँ पे कंडाइल और डिस्क की नॉर्मल रिलेशनशिप को क्या चीज़ मेंटेन कर रही है। ये कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आपके सुपीरियर लैटरल टेरिगॉइड का रोल आ जाता है। अब इस सिनेरियो को आप ध्यान में रखें, मैं दोबारा साइड से कंडाइल ड्रॉ करता हूँ। ये हमारा कंडाइल आ गया, ये हमारी डिस्क आ गई, और मैं चलें साइड पे छोटा सा बना देता हूँ वो भी, ताकि वो भी आपके जहन में रहे। अगर ये हमारा कंडाइल है और ये कंडाइल है और ये हम यहाँ पे च्यू कर रहे हैं कोई चीज़ और ये दूसरी साइड है, यानी यहाँ से तो आपका कंडाइल ऊपर जा रहा है, इंटर आर्टिकुलर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ से इंटर आर्टिकुलर प्रेशर इंक्रीज़ नहीं हो रहा क्योंकि आपका कंडाइल इस हार्ड चीज़ को च्यू करने की वजह से ऊपर नहीं जा पा रहा और क्लोज़ नहीं हो पा रहा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये फ़र्ज़ करें ये वाली साइड है, हम इसको 1 मिनट के लिए राइट कह लेते हैं, इसको लेफ़्ट कह लेते हैं। जिस साइड पे आप हैवी चीज़ च्यू कर रहे हैं यूनिलैटरली, उस साइड का कंडाइल है ये। अब होगा क्या कि ये कंडाइल क्योंकि अपवर्ड मूव नहीं कर रहा, तो इसका और डिस्क के दरमियान में एक स्पेस आ जानी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से कंडाइल ऊपर मूव नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। हमारे कंडाइल का और डिस्क का इंटीमेट कांटेक्ट एट ऑल टाइम्स मेंटेन रहना चाहिए जॉइंट को नॉर्मली फंक्शन करने के लिए। होता क्या है, हमें पता है कि यहाँ पे इंफीरियर लैटरल टेरिगॉइड अटैच्ड है, यहाँ पे सुपीरियर लैटरल टेरिगॉइड अटैच्ड है। ये सुपीरियर लैटरल टेरिगॉइड का काम है कि जब आप यूनिलैटरली हार्ड चीज़ च्यू करते हैं, जिसको पावर स्ट्रोक भी कहा जाता है, जब ये होगा तो हमें पता है कि मैं डिस्क को ज़रा मॉर्फोलॉजिकली अच्छे से ड्रॉ कर लूँ कि ये थिन पार्ट होगा और पीछे फिर थिक पार्ट होगा, ऐसे होगा। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे स्पेस आने लगी थी जब आपका कंडाइल उस तरह से पुल नहीं हो रहा था ऊपर, तो आपका सुपीरियर लैटरल टेरिगॉइड एक्टिव होगा, कंट्रैक्ट करेगा, इसको आगे खींचेगा और जो थिकर पोस्टीरियर पार्ट होगा उसको आगे खींच के ले आएगा और कंडाइल के साथ डिस्क को इंटीमेट कांटेक्ट के अंदर रखेगा। ये पॉइंट समझिए आप। तो सुपीरियर लैटरल टेरिगॉइड का काम क्या है कि उन इंस्टेंसेस में जहाँ पे हमारा इंटर आर्टिकुलर प्रेशर कम हो जाता है, वहाँ पे कंडाइल डिस्क का रिलेशन मेंटेन रखने के लिए वो डिस्क को आगे खींच लेता है और थिकर पोस्टीरियर पार्ट के ऊपर कंडाइल को अक्लूड करवा देता है। फिर क्या होगा कि जो भी यहाँ पे चीज़ आप च्यू कर रहे थे, वो एक टाइम आएगा कि जब वो ब्रेक हो जाएगी और आपके यहाँ से जो मैंडिबल की मूवमेंट है, अपर मूवमेंट, वो स्टार्ट हो जाएगी। फिर क्या होगा, यहाँ से आपकी जब अपर मूवमेंट स्टार्ट होगी तो इंटर आर्टिकुलर प्रेशर इंक्रीज़ करेगा, आपका सुपीरियर लैटरल टेरिगॉइड रिलैक्स करना शुरू करेगा और डिस्क वापस अपने इंटरमीडिएट जोन को कंडाइल के ऊपर लेके आ जाएगी। तो ये ओवरऑल आपका पावर स्ट्रोक या यूनिलैटरल च्यूइंग के ऊपर फिनोमेना होगा कि जब आप च्यू करना स्टार्ट करेंगे तो यूनिलैटरल यानी इप्सिलैटरल साइड पे, जिस साइड पे च्यू किया जा रहा है, वहाँ पे इंटरआर्टिकुलर प्रेशर कम होगा, वहाँ पे कंडाइल डिस्क का रिलेशन मेंटेन रखने के लिए सुपीरियर लैटरल टेरिगॉइड एक्टिव होगा और डिस्क को आगे खींच के थिकर पोस्टीरियर पार्ट जो होगा डिस्क का, उसका कांटेक्ट बना देगा आपके कंडाइल के साथ।
फिर जब आपकी च्यूइंग करते करते वो चीज़ टूटेगी और आपका मैंडिबल मूव दोबारा अपवर्ड मूव शुरू करेगा इप्सिलैटरल साइड से, तो फिर आपका सुपीरियर लैटरल टेरिगॉइड रिलैक्स करेगा, इंटर आर्टिकुलर प्रेशर इंक्रीज़ करेगा और फिर कंडाइल और डिस्क का इंटरमीडिएट जोन के ऊपर दोबारा रिलेशन बन जाएगा। और ये सारी चीज़ें एक ही साइड ऑफ द कंडाइल मैंडिबल पे हो रही हैं, दूसरी साइड पे नहीं हो रही, यानी कॉन्ट्रालैटरल साइड पे ये फिनोमेना नहीं हो रहा, यूनिलैटरल हो रहा है। तो ये तो आपको समझ आ गई कि अब आपका इंटर आर्टिकुलर प्रेशर और कंडाइल और डिस्क का अपना जो रिलेशन है नॉर्मल, वो कैसे मेंटेन रहता है। इसमें भी आप एक चीज़ नोट करें कि हमने पहली चीज़ ये कही कि डिस्क की मॉर्फोलॉजी है, दूसरी चीज़ इंटर आर्टिकुलर प्रेशर है। तो अगर आपकी डिस्क की मॉर्फोलॉजी ख़राब हो गई हुई है, फॉर एग्जांपल आपका पोस्टीरियर पार्ट भी थिन हो गया हुआ है, तो फिर ये चीज़ भी आपकी मेंटेन रखना मुश्किल हो जाएगी और मोर चांसेस हो जाएंगे कि आपका जो जॉइंट है वो डिसलोकेट हो जाएगा इस तरह की मूवमेंट करते। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी कंडाइल की नॉर्मल मॉर्फोलॉजी, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका इंटर आर्टिकुलर प्रेशर। अब ये एक सिनेरियो होगा कि जिसमें आप माउथ को फोर्सफुली क्लोज कर रहे थे, दूसरा सिनेरियो है कि आप नेचुरली माउथ क्लोज पोजीशन में पड़ा हुआ है, कंडाइल बंद, कंडाइल नॉर्मल पोजीशन में है और माउथ क्लोज्ड है। ये आपकी डिस्क है। अब हमें पता है कि यहाँ पे इंफीरियर लैटरल टेरिगॉइड अटैच्ड है, यहाँ पे सुपीरियर लैटरल टेरिगॉइड अटैच्ड। अब क्या होगा कि जब आप नॉर्मल बैठे हुए हैं, मुंह बंद किया हुआ आपने, तो आपका इंटर आर्टिकुलर प्रेशर कम है, उस पर कोई फोर्सेस तो नहीं लग रही अदर देन जो नॉर्मल टॉनिसिटी है मसल्स की, उसके अलावा। तो ये चांसेस रहते हैं कि इंटर आर्टिकुलर प्रेशर कम होने की वजह से आपकी कंडाइल और डिस्क में थोड़ी सी स्पेस आ सकती है। तो इस पोजीशन को भी आपका सुपीरियर लैटरल टेरिगॉइड अपनी नेचुरल टोनस की वजह से मेंटेन रखता है। जब इसका नेचुरल टोनस है वो आपके डिस्क को स्लाइटली आगे करके खींच के रखता है। उससे क्या होता है कि आपका, अगर मैं दोबारा यहाँ डिस्क बना दूँ, ये थिकर पार्ट है, ये इंटरमीडिएट पार्ट है, ये फिर एंटीरियर थिकर पार्ट। तो जो रेस्टिंग पोजीशन में क्या होता है कि आपका सुपीरियर लैटरल टेरिगॉइड अपने नेचुरल टोनस की वजह से, कोई एक्स्ट्रा कंट्रैक्शन नहीं वो कर रहा, जो उसका नेचुरल मसल टोनस है उसकी वजह से डिस्क को थोड़ा सा आगे खींच लेता है और आपका कंडाइल जो है वो फिर इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर जोन के जंक्शन के ऊपर रेस्ट करता है जब माउथ क्लोज्ड है रेस्टिंग पोजीशन के अंदर। ठीक हो गया, ये पॉइंट भी आप समझ गए। जब माउथ क्लोज्ड है, इंटर आर्टिकुलर प्रेशर कम है, तो SLP का नेचुरल मसल टोनस डिस्क को थोड़ा सा आगे खींच लेगा ताकि आपकी कंडाइल और डिस्क में स्पेस ना आ सके और आपका कंडाइल पोस्टीरियर और इंटरमीडिएट जोन के जंक्शन के ऊपर रेस्ट कर रहा होगा। एट ऑल अदर टाइम्स मूवमेंट्स में वो इंटरमीडिएट जोन के ऊपर रेस्ट कर रहा होगा और पावर स्ट्रोक के दौरान वो पोस्टीरियर पार्ट के ऊपर रेस्ट कर रहा होगा। यहाँ तक आप बात समझ गए। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब डिस्क को आगे से तो सुपीरियर लैटरल टेरिगॉइड का सपोर्ट है जो उसको पोजीशन करते हैं। पीछे से क्या सपोर्ट है? अब ये अगर आपकी डिस्क है तो पीछे उसके रेट्रोडिस्कल टिश्यूज़ हैं और रेट्रोडिस्कल लैमिना है। तो ये आपके लिगामेंट्स हैं बेसिकली जो पीछे बोन के साथ अटैच्ड हैं और ये क्या करते हैं, इनका काम बेसिकली है कि इसकी एंटीरियर एक्सटेंट ऑफ मूवमेंट को लिमिट करना इनका काम। अब क्या होगा कि जब ये लिगामेंट्स है ना, ये जब मैं सिंगल एक लाइन से भी इनको ड्रॉ करूँगा ताकि समझना इजी हो, ये इस तरह से फोल्डेड पड़े होते हैं रिलैक्स पोजीशन के अंदर और यहाँ समझे बोन के साथ अटैच्ड। जब आपका कंडाइल आगे मूव करता है तो डिस्क उसके साथ आगे जाती है। ये डिस्क आगे जाएगी तो ये पार्ट स्ट्रेच होना शुरू होगा और एक पॉइंट आएगा कि जब ये फुली स्ट्रेच हो जाएगा और उससे आगे आपकी डिस्क नहीं जा सकेगी। ठीक है, तो ये आपकी डिस्क की एंटीरियर मूवमेंट की लिमिट सेट करती है जो रेट्रोडिस्कल टिश्यूज। और जब अब आपका कंडाइल यहाँ पे इसके इंटरमीडिएट जोन के साथ अटैच्ड है, तो जब आपके डिस्क की एंटीरियर लिमिट सेट हो गई तो कंडाइल की भी एंटीरियर लिमिट सेट हो गई, वो उससे आगे नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि ये रेट्रोडिस्कल जो टिश्यूज़ हैं ये उसको फर्दर ये स्ट्रेच नहीं होंगे और आपके डिस्क को वापस खींचेंगे। ठीक हो गया, यानी कि आपके डिस्क की एंटीरियर जो लिमिट है वो और साइमल्टेनियसली आपके कंडाइल की इंटीरियर लिमिट सेट की है
आपके रेट्रोडिस्कल लिगामेंट्स और टिश्यूज जो कि डिस्क के साथ अटैच। ठीक है, यहाँ तक आप बात समझ। अब हम सिंपल एक कंडाइल की ओपनिंग और क्लोजिंग मूवमेंट देखेंगे और उसमें देखेंगे कि कंडाइल डिस्क रिलेशन कैसे मेंटेन रहता है। ये हमारा कंडाइल हो गया, ये हमारी डिस्क हो गई जिसके इंटरमीडिएट जोन पे हमारा कंडाइल रेस्ट कर रहा है। इसके पीछे हमारे रेट्रोडिस्कल टिश्यूज़ हैं, यहाँ पे हमारा इंफीरियर लैटरल टेरिगॉइड अटैच्ड है और यहाँ पे हमारा सुपीरियर लैटरल टेरिगॉइड अटैच्ड है। अब मुंह खुलने की मूवमेंट कैसे स्टार्ट होगी? इंफीरियर लैटरल टेरिगॉइड मसल एक्टिव होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कंडाइल को आगे खींचेगा। कंडाइल जब आगे जाएगा इनिशियली वो रोटेट करता है और फिर वो ट्रांसलेट करता है। तो जब कंडाइल आगे जाएगा तो कंडाइल और डिस्क की नॉर्मल रिलेशनशिप इस तरह है कि डिस्क ऑटोमेटिकली उसके साथ स्लाइड करती हुई आगे जाएगी क्योंकि वो इंटीमेट कांटेक्ट में है उसके साथ और एंटीरियरली पोस्टीरियरली उसके थिकर पार्ट्स हैं, सेंटर में उसका थिन पार्ट है, तो वो उसके साथ ही आगे मूव करेगी। अब आपका इंफीरियर लैटरल टेरिगॉइड इसको आगे मूव करवा रहा है, ये कंडाइल आपको आगे मूव करता जा रहा है और यहाँ पे जो आपका रेट्रोडिस्कल टिश्यू है जो पहले थोड़ा सा फोल्डेड और रिलैक्स्ड पड़ा था वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेच होता जा रहा है। फिर एक टाइम आएगा कि जब आपका ये रेट्रोडिस्कल टिश्यू जो है जो डिस्क के साथ अटैच्ड है ये टोटली स्ट्रेच हो जाएगा और अब डिस्क को फर्दर आगे जाने से रोक देगा। अब डिस्क को जब फर्दर आगे जाने से रोक देगा तो ऑटोमेटिकली आपका कंडाइल भी उसी की वजह से रुक जाएगा। आप ये बात ज़हन में रखें कि कंडाइल और डिस्क की मूवमेंट इकट्ठे होनी है। जब ओपन कर रहे हैं तो मसल कंडाइल को खींच रहा है लेकिन डिस्क साथ साथ जा रही है और जब इंटीरियर लिमिट पे वो पहुंचेगा तो डिस्क को जो रेट्रोडिस्कल टिश्यूज़ हैं वो पकड़ लेंगे तो कंडाइल भी साथ ही रुक जाएगा, वो उससे आगे नहीं जा पाएगा, प्रोवाइडेड कि आपकी डिस्क नॉर्मल मॉर्फोलॉजी में प्रेजेंट है, यानी हम एक नेचुरल हेल्दी जॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब इसको आप इस तरह से समझ लें, शायद इस तरह से समझना थोड़ा सा इजी हो जाए कि ये फ़र्ज़ कर लें कंडाइल के ऊपर डिस्क के साथ जो हमारा रबर बैंड है ये हमारा रेट्रोडिस्कल टिश्यू है जो कि इस वक्त रिलैक्स स्टेट में पड़ा है। जब आपका कंडाइल आगे मूव कर रहा है तो ये चीज़ स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगी और एक टाइम आएगा कि ये इससे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होगी या अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग ये मूव कर जाएगी जितना भी करेगी और उसके आगे आपके डिस्क को फॉरवर्ड मूव नहीं करने देगी और डिस्क फॉरवर्ड मूव नहीं करेगी तो कंडाइल भी फॉरवर्ड मूव नहीं करेगा। तो ये आपकी कंडाइल की एंटीरियर लिमिट सेट कर देगा डिस्क को पकड़ के। ठीक हो गया। तो ये आपकी एंटीरियर लिमिट सेट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि अब माउथ क्लोज होना स्टार्ट हो रहा है। जब माउथ क्लोज होना स्टार्ट होगा तो इनिशियल आप ये समझें कि जो मूवमेंट होगी वो इसके स्ट्रेच की वजह से होगी कि वो डिस्क को पीछे खींचेगा। आपका इंफीरियर लैटरल टेरिगॉइड स्ट्रेच करना कंट्रैक्ट करना छोड़ देगा जब, तो इसका जो स्ट्रेच होगा इनिशियल क्लोजिंग की मूवमेंट वो करवाएगा। उसके बाद आपके एलिवेटर्स एक्टिव हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ दोबारा से फ़र्ज़ करें ऐसे स्ट्रेच हो गई थी तो दोबारा से अब रिलैक्स फोल्डेड स्टेट में जाना शुरू कर देगी और जब मुंह बंद करते जाएंगे इंट्राआर्टिकुलर प्रेशर कम होता जाएगा तो इवेंचुअली आपका जो सुपीरियर लैटरल टेरिगॉइड है उसका टोनस जो है वो इस डिस्क को थोड़ा सा फॉरवर्ड एंटीरियरली खींच लेगा ताकि आपका जो कंडाइल है वो जंक्शन ऑफ द इंटरमीडिएट एंड पोस्टीरियर जोन्स के ऊपर अक्लूड करना दोबारा से शुरू कर दे। यानी ड्यूरिंग मूवमेंट सारी जो कांटेक्ट है वो इंटरमीडिएट जोन के ऊपर है, लेकिन जब आप रेस्टिंग पोजीशन के अंदर हैं तो आपका कंडाइल का जो डिस्क से रिलेशन है वो एट द जंक्शन ऑफ इंटरमीडिएट एंड पोस्टीरियर थिक बॉर्डर पे होगा।